नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबके जहन में एक ही सवाल, अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य पूरे देश में, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें। और विधानसभा की बात करते हैं तो चुनाव सही मायने में आज शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर बटन दबाए जा रहे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और हम लगातार एक मोन्टाज भी चला रहे हैं। वो ये कि क्या इस बार पश्चिम से उगेगा सूरज। ये 58 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं, ना सिर्फ इसलिए कि पहले चरण का मतदान यहां पर हो रहा है, बल्कि इसलिए भी कि पिछली दफा लखनऊ की गद्दी का रास्ता दरअसल इसी इलाके से खुला था। 58 सीटों पर जो वोट पड़े, 53 सीट बीजेपी के खाते में गई, 91% सीट, और सपा और बसपा को 2-2 सीट, आरएलडी को 1 सीट मिली थी। तो 91% सीट एक इलाके में आ जाएं तो एक लहर बनती है, जो बनी पिछली दफा। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला भी दिखाई दे रहा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यह किसान बेल्ट, गन्ना बेल्ट या जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। और 1 साल 15 दिन किसानी आंदोलन चला। सरकार ने तीनों कृषि कानून निरस्त किए, रद्द किए, और उसकी गूंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हद तक सुनाई दी। तो क्या डैमेज कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने, या जो सतरंगी, एक बहुरंगी गठबंधन अखिलेश यादव ने बना लिया, और खास इस इलाके में जो गठजोड़ हुआ है आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ, क्या वो बाजी पलट सकता है? यही लाख टके का सवाल है। और जबरदस्त उत्साह भी दिख रहा है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस बार जो वोटिंग की मियाद है, जो वक्त है, वो थोड़ा बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है, और वहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर पर अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। बागपत, शामली को शिमला बनाने की भी बात हुई चुनावी प्रचार में। मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, जहां पर मैं बैठा हूं और आपसे बातचीत कर रहा हूं। लगभग 9% मतदान की खबर 9 बजे तक, लेकिन अब 10 बज चुके हैं, 3 घंटे का मतदान हो चुका है। तो बड़ा आसान सा मैं आकलन कर रहा हूं बिना पुख्ता जानकारी के, वो ये कि 15% से ज्यादा का मतदान, 15 से 20% के करीब मतदान हो चुका होगा। और थोड़ा सा दिग्गजों पर भी नजर डाल लें। हमने आपको हेडलाइन सुनाई, 9 मंत्री, योगी सरकार के 9 मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जिन सीटों पर खास निगाह है, उनमें आप पाएंगे श्रीकांत शर्मा, मंत्री हैं योगी सरकार में, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, बीजेपी के युवा चेहरा हैं, वो मथुरा से किस्मत आजमा रहे हैं। अतुल गर्ग, दूसरा चेहरा आपके सामने पेश करते हुए, ये बीजेपी के गाजियाबाद से उम्मीदवार है। संगीत सोम, इनका विवादों से पुराना नाता है, सरधना से बीजेपी के फिर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा नोएडा से कांग्रेस की युवा चेहरा पंखुड़ी पाठक, बेबी रानी मौर्य आगरा से किस्मत आजमा रही हैं, बीजेपी की उम्मीदवार है। ये राज्यपाल थी, राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर विधायकी के चुनाव में उतरी हैं, दलित चेहरा हैं, और इनके बारे में कयास ये अभी से लगाए जाने लगे हैं कि अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर बीजेपी की फिर से सरकार बनती है तो बेबी रानी मौर्य की भूमिका बहुत अहम हो सकती है, अहम पद मिल सकता है। थाना भवन से सुरेश राणा, और इस इलाके के बारे में एक विवाद भी चला कि भाई गन्ना बनाम जिन्ना, गन्ना मंत्री हैं ये सरकार में,
और गन्ने के भुगतान को लेकर भी एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। अब सरकार कह रही है, योगी आदित्यनाथ का दावा है, प्रधानमंत्री ने भी दावा किया कि 98% भुगतान हो चुका है गन्ने का, लेकिन वो भुगतान 6, 8, 10 महीने या 1 साल बाद हो तो वो किसान को क्या नागवार गुजर रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। और इन 58 की 58 सीटों पर मेरे सहयोगी सुबह से ही मौजूद हैं, तैनात हैं। सरदना से संगीत सोम का हमने जिक्र किया, मेरे सहयोगी राजीव रंजन हैं। प्रभाकर मिश्रा मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। विनय सिंह भी हैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट पर भी ये जाने वाले हैं। छपरौली जो एक परंपरागत गढ़ रहा है आरएलडी का, और पिछली दफा एक ही सीट जो जीती वो छपरौली से ही जीती थी आरएलडी ने, लेकिन बाद में उनका विधायक बीजेपी के खेमे में चला गया, आज बीजेपी का उम्मीदवार है। यह भी एक दिलचस्प विरोधाभास जो राजनीति में हमें देखने को मिलता है। संजीव त्रिवेदी वहां पर हैं। मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश थाना भवन, सुरेश राणा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रशांत देव कैराना में गर्मी की बड़ी बात हुई, पलायन की बड़ी बात हुई, दंगों की बड़ी बात हुई है। तो जो यहां पर सामाजिक एक खाई बनी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, कवाल में जो बवाल हुआ, कैराना क्या कहता है ये प्रशांत देव बताएंगे। नजर बनाए हुए हैं ऋषिकेश कुमार, अलीगढ़ में मौजूद हैं। मथुरा में पल्लवी मेरी सहयोगी मौजूद हैं। और मथुरा आगरा को हमें नहीं भूलना चाहिए, ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का परंपरागत गढ़। नोएडा से प्रशांत गुप्ता मौजूद है मेरे साथ, दिव्या अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर, विमल कौशिक वो नजर बनाए हुए हैं गाजियाबाद पर, और आगरा में मेरे सहयोगी दीपक दुबे हैं। तो पहले राजीव आप ही से शुरुआत करूंगा। 3 घंटे हो गए और राजीव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुचर्चित, बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल क्या है ये करते हैं। गांव देहात, गली खड़ौंजों, कस्बों में घूमते हैं, सिर्फ शहरों में नहीं। आजकल रिपोर्टर्स शहरों में महदूद रह जाते हैं, राजीव थोड़े अलग हैं, थोड़े जुदा हैं। तो राजीव सवाल बड़ा सीधा, आप ही के कार्यक्रम से चुराया हुआ सवाल, माहौल क्या है सरदना का? तो संदीप, मैं आप ही के कार्यक्रम से शुरू करता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर चलेगा, कैराना चलेगा या किसान आंदोलन चलेगा, 2013 चलेगा या 2020 चलेगा, इसी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है जो देश आपके साथ देखता है। मैं इस वक्त सरदना में हूं और आप पीछे लाइन देखिए, मैं सरदना कस्बे में हूं। सरदना सीट जिसके आपने जिक्र किया, ये जिक्र ये है कि संगीत सोम और अतुल प्रधान एक ही कद काठी के, तकरीबन एक ही उम्र के, एक ही तेवर और कलेवर के दोनों नेता हैं। 3 बार से लड़ रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, 2 बार संगीत सोम ने अतुल प्रधान को हराया, इसके बावजूद तीसरी बार भी गठबंधन के प्रत्याशी वही हैं। सरदना जो कस्बा है मुस्लिम बाहुल्य है, ये सबको पता है। यहाँ कुछ दिनों चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यहाँ से थोड़ी दूर पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री आए थे। मुजफ्फरनगर और मेरठ का ये बॉर्डर इलाका है, आपको पता ही है। और लोगों में उत्साह तो आप देख ही रहे हैं। ठंड आज बहुत ज्यादा है, कोहरा भी है, लेकिन तब भी मतदाताओं की संख्या, लाइन आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ मतदाता हैं जो वोट दे करके आए हैं। कुछ 1-2 से बात करते हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में कैराना मुजफ्फरनगर चल रहा है या किसान आंदोलन चल रहा है ज्यादा? यहाँ पे ना कैराना चल रहा है ना किसान आंदोलन चल रहा है। सबका रुझान बहुत अच्छा है। सब लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं वोट मतदान करने के लिए। लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता है और देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, विकास की सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं यहाँ की जनता। सरदना में अब तक विकास हुआ है। अभी हाल ही में जो मौजूदा विधायक है वो तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। मतलब उन्होंने इतना विकास कार्य यहाँ सरदना में किया है। तो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 1000 करोड़ की, आप पूरे सड़कों का विकास देखिए कि 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी के तो अभी शिलान्यास यहाँ पर कोई विकास नहीं है सरदना में, सिर्फ गुंडागर्दी है, कुछ नहीं है। अगर विकास होता तो आज ये नौबत नहीं आवी थी जो लोग बाग फिर रहे हैं। यानी सबसे पहले इसी देते। अतुल प्रधान बहुत अच्छा आदमी है, 2 दफे से हारा हुआ है, अब तीसरी दफे इंशाल्लाह अतुल प्रधान ही जीतेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा कि मुद्दा क्या है।
कैराना है, मुजफ्फरनगर है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसान आंदोलन है, बेरोजगारी है, महंगाई, कौन सा मुद्दा बड़ा है लोगों के लिए? रोजगार, बेरोजगारी भी है और रोजगार का, बेरोजगारी ज्यादा और यहाँ जो है ना किसान का मामला है और ना वो कैराना कुछ नहीं है, ना वहाँ ऐसा कुछ हुआ। और यहाँ की जनता माहौल सिर्फ अच्छा अमन है। चाहती है अमन। कि हाकिम कोई भी होए वो अमन चाहती है, शांति। आप भी चलो नए बच्चों के दिमाग में वोट डालते वक्त क्या रहता है, कौन सा मुद्दा रहता है? देखिए, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा शिक्षा। शिक्षा करके जिसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगाई वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। दूसरी बात, 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें तो मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना नहीं आया। उसमें क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी को 2022 में ही क्यों याद आ रहा है कैराना और मुजफ्फरनगर? पिछली बार वोट नहीं करी थी क्या लोगों ने? मैं पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, वो चाहे मंदिर पे हो या मस्जिद पे हो, किसी भी चीज़ पे मुद्दा चाहिए। और ये सबसे मेन चीज़, यहीं गंगा में जो लाशें बह रही थी उन पर भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांगने निकलेगी तो एक वोट एक आदमी देने को तैयार नहीं होगा। हाँ संदीप। हाँ, तो मैं तो यहां पर देखिए तारीफ करना चाहूंगा। राजीव, जिन लोगों से आपने बात की, ठीक है, उससे अंदाजा लग जाता है कौन किसका समर्थक था, किसको वोट डाल के आया, लेकिन मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं। विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है। कैराना, पलायन, ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण या जातीय समीकरण, वो गूंज नहीं सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन, ये पब्लिक है ना, सब जानती है, वो कम से कम अभी सरदना में तो चरितार्थ होता दिख रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर की भी बात करेंगे। और यहां पर यह भी कह दूं, मैंने माहौल क्या की बात की, आपने सबसे बड़ा सवाल थोड़ा म्यूचुअलिज्म। लोग, हमारे दर्शक कहेंगे कि ये देखिए संदीप और राजीव मिलकर एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं। प्रभाकर, इससे दिक्कत तो नहीं है आपको कि राजीव मेरी और मैं राजीव की तारीफ कर रहा हूं? संदीप, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और ये होते रहना चाहिए, इसलिए कि मैं आपकी तारीफ न करूं, आप मेरी तारीफ न करो, तो मेरी तारीफ तो कोई करने वाला चाहिए। और ऐसे भी आप लोग दोनों नामचीन हैं और लोग आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन संदीप, मैं जहां हूं, हाँ, मुजफ्फरनगर, मैं जब यहाँ वोटिंग के लिए कवर करने के लिए आया तो मैं ये सोच के आया था कि वो जगह है जहां किसान आंदोलन के किसान नाराज होकर लौट कर आए थे। यहाँ मैं ये सोच कर आया था कि यहाँ जब मैं लोगों से बात करूंगा तो नाराजगी दिखेगी। मैं ये सोच कर आया था कि मुझे ये बताया जाएगा किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो मैं कल से और अभी अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो मुझे जो बातें समझ में आ रही हैं कि लोग सामान्यतया एक बात कहते हैं कि मुद्दा है सुरक्षा, मुद्दा है कानून व्यवस्था, और इस मुद्दे पर ही वोटिंग हो रही है। हमारे साथ एक मतदाता है, पहले मैं उनसे बात कर लेता हूं। क्या मुद्दा है आज वोटिंग का? मेन मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत चैन की सांस यहाँ के व्यापारी वर्ग ने ली है, बहुत ही सुरक्षा महसूस कर रहे हैं हम पहले की अपेक्षा। धन्यवाद। संदीप, ये एक मैंने सैंपल की बात करी, संजोग से नहीं, इन्हीं से एक सवाल और पूछिए कि धंधा जो मंदा हो गया उससे व्यापारी वर्ग में कोई नाराजगी है क्या? ये भी सवाल इनसे पूछ लीजिए, व्यापारी से। चलिए पूछ लेते हैं संजोग से। धंधा मंदा हुआ है, इस बात को मानते हैं? व्यापार मंदा है, लेकिन व्यापारी इस चीज़ से दुखी नहीं है। पहले जो कमाता था बदमाशों को दे देता था, अब जो कमाता है वो अपनी जेब में आता है। चाहे कम है लेकिन व्यापारी सुखी है और खुश है। संदीप, और कोई सवाल आपने देख लिया? ना, अब एक सबसे अहम सवाल जो जब बार बार ये कह रहा हूं कि मैं मुजफ्फरनगर की धरती पर, सबसे अहम सवाल जो दर्शक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वाकिफ नहीं है प्रभाकर, वो ये कि 2013 में इसी मुजफ्फरनगर से सटा एक गांव है कवाल, जहां बवाल हुआ और उसके बाद जो दंगे हुए उनकी गूंज अभी भी सुनाई दी कि दंगों को बुलाना मत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पलायन का मुद्दा उठाया गया है। जो सामाजिक समरसता या भाईचारे के लिए ये इलाका जाना जाता था, वो सामाजिक खाई अभी बरकरार है, वो दंगों का दंश
उसका साया आप देख पा रहे हैं या वो पुरानी बात हो चुकी है? राजनेता अपनी बात कहते रहे। संदीप, जो बात समझ में आ रही है, मैं यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों से ही बात कर रहा हूं, उसमें एक बात तो प्रमुखता से आ रही है कि आपका रोजगार महफूज रहे, आपके पास पैसे हों, आपके पास सब कुछ हो, अगर सुरक्षित आप महसूस नहीं करते हैं तो उसके कोई मायने नहीं है। और मुजफ्फरनगर दंगे की जो बात आप कर रहे हैं वो उसका साया पड़ा है इस चुनाव पर है। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। जो मैं हर दूसरे आदमी, क्या कहूं कि हर 5 आदमी से 4 आदमी यही बात बोलता है कि मुजफ्फरनगर में सुरक्षा बहुत बड़ा मसला है। तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बन रही है। और इस कानून व्यवस्था की जब बात होती है प्रशांत, तो कैराना का जिक्र सबसे पहले आता है और कैराना के पलायन की भी बात की गई। ये बात और है कि पलायन की वो खबरें जो हुकुम सिंह यहाँ के बड़े नेता इस इलाके के, उन्होंने ही बाद में मान लिया था ये फर्जी आंकड़ा है, वो चीज तो खारिज हो गई थी। लेकिन पलायन का भी मुद्दा उठा है। गर्मी की बड़ी बात हुई कि शिमला बना दिया जाएगा जून जुलाई में। तो कैराना में जिन लोगों से आपने बात की, वहां मानस क्या है? देखिए संदीप, कैराना की बात करें तो आपको भी याद है, सबने टेलीविजन पे देखा होगा कि गृह मंत्री ने जब अपनी पहली चुनावी सभा जब शुरू की, मैदान में कूदे, तो उन्होंने कैराना से शुरुआत की। कैराना में आए और उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की जो लोग घर वापसी। ये दावा किया गया कि जो असुरक्षा का माहौल था, हमने सुरक्षा का माहौल दिया, लोग वापस आ गए। और वहां से उन्होंने अपनी चुनावी सभा शुरू की, अपनी बात बताना शुरू की, मैदान में कूदे। लेकिन कैराना उसी के बाद जमीन पर अगर आप किसी से बात करेंगे तो पलायन का मुद्दा हर आदमी यही कहता है कि सियासी मुद्दा है, आपस में कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि किसी जमाने में बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, उसके वजह से कुछ लोग व्यापारी यहां से छोड़ के गए थे। लेकिन जो पलायन की जो पिक्चर है दिखाई जाती है, वैसा वो सियासी पिक्चर है। जमीन पे वैसे हकीकत हमें कहीं दिखाई नहीं देती। कई लोगों से हमने यहाँ पे बात की, सब लोगों ने यही बात कही। कुछ और लोगों से, 1-2 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद पूछते हैं कि क्या इस बार ये जो पलायन का मुद्दा कैराना में कहा जाता है वो क्या सच्चाई है उसकी, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? सब झूठ सब प्रोपगंडा बनाया गया नेताओं ने अपनी कुर्सी के वास्ते। यहाँ जितना मन चैन सुकून पूरे हिंदुस्तान में नहीं। इस बार मतलब वोटिंग का मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट? महंगाई, विकास और जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। जी। तो संदीप जी, यहाँ पे अगर मुद्दे की बात करें तो जो अभी सुबह से हम लोग जितने लोगों से बात की है, तो जो सियासी मुद्दे होते हैं वो जमीन पे उतने आम आदमी के मुद्दे वो नहीं। आम आदमी के मुद्दे वही हैं, रोजगार है, विकास है। लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम लोगों ने घूमा, मुलाकात की, अभी सुबह से जो बात की, सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा का ये माहौल और सुरक्षा की बात एक बड़ी बात सबके मुंह से निकल कर आती है। ये बात जरूर है कि कैराना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से अभी तक जो रुझान दिख रहा है हमको, काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे लग रही है मृगांका सिंह और नाहिद हसन में। नाहिद हसन जेल में है और मृगांका को प्रत्याशी यहाँ बीजेपी से हैं, पिछली बार वो हार चुकी थी। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे दिखाई दे रही, तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरे मैदान में आप देखिएगा शायद जितनी भीड़ इस पोलिंग स्टेशन पे हमें दिख रही है, यानी कैराना में दिख रही है, उतनी शायद आपको दूसरी जगह नहीं दिखे। तो जबरदस्त उत्साह दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों में। लंबी लंबी कतारें, कोहरा, धुंध भी आप देख सकते हैं। ये गांव देहात का इलाका और यहां पर थोड़े कोहरे की मार ज्यादा झेलनी पड़ती है, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो गांव देहात की बात हो गई। प्रशांत, आप नोएडा में हैं, जेवर में। ये नोएडा से सटा हुआ एक और ग्रामीण इलाका है। तो यहां पर शहर के मुद्दे ज्यादा हावी हैं या यहां भी गांव देहात की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है? देखिए संदीप जी, मैं आपको बता दूं कि जेवर भले अब ग्रामीण हो, लेकिन ये अब प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब से शिलान्यास हुआ उसके बाद से जेवर जो है वो काफी हॉट हो गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है और सबकी निगाहें हैं यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर एक विकास की एक अलग लहर दौड़ेगी, ये बात मानी जाती है और ये बात कही भी जाती है और लोगों के दिमाग जहन में भी है। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बीच में विकास है और सबसे बड़ा ग्रामीण इलाका है और उसमें मुआवजे की सबसे बड़ी जो बात उठती है वो मुआवजे को लेकर यहाँ पर किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। वहीं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे जितनी भी जमीनों का अधिग्रहण हुआ और उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई, लेकिन लोगों की यहाँ पे शिकायत रहती है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं वहां पे कहा जाता है कि 200 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरीके की मुद्दे यहाँ पर काफी रहे हैं। वहीं जेवर में जब अधिग्रहण हुआ हवाई अड्डे को लेकर, वहां पर भी किसानों ने कई बार आंदोलन किए और कई बीच बचाव की स्थिति करनी पड़ी प्रशासन को आकर। और एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा कि जेवर में जो अधिग्रहण हुआ वहां पर 2 गुना मुआवजा मिला, जबकि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत में ग्रामीण इलाके में अगर कोई अधिग्रहण होता है तो 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, जबकि शहरों में अगर अधिग्रहण होता है तो 2 गुना मुआवजा। लेकिन ये आरोप लगाए गए कि यहाँ पर जेवर के जो ग्रामीण इलाका था उसमें अधिग्रहण करते समय सरकार ने इसको शहरी आबादी घोषित कर दिया। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जेवर के भीतर। लेकिन वहीं लोगों के मन में एक बात जरूर है कि कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतर हुई इस सरकार के भीतर, लेकिन जो अलग मुद्दे हैं स्थानीय लोगों के वो इन मुद्दों के ऊपर जेवर में काफी चर्चा रही और इन मुद्दों को चाहे वो विरोधी पक्ष हो उसने भी भुनाने की कोशिश की, उसको मुद्दा बनाकर वो जब कानून व्यवस्था की बात होती है प्रशांत, तो क्या वोटर, हाथरस, उन्नाव, विकास दुबे एनकाउंटर, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा जाना, क्या उसकी बात भी सुनाई देती है या जो सरकार तस्वीर पेश कर रही है, बीजेपी जो दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था हमने बेहतर कर दी, दुरुस्त कर दी, उसकी गूंज ज्यादा है? देखिए हर विधानसभा के अपने स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि विधायकी का चुनाव है ये। और यहाँ पर जो ये बड़े मुद्दे हैं जैसे कैराना मुद्दा है या फिर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हाथरस, उन्नाव या फिर लखीमपुर खीरी की, तो वो मुद्दे चर्चा के विषय तो रहते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाते। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हालांकि मैं इस समय रघुपुरा में हूँ और ये ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का गढ़ है एक तरीके से कहा जाए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद मुझे एक न्यूट्रल आवाज ना आए, लेकिन तब भी मैं मुद्दों पर ही बात करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर प्रमोद जी, क्या लगता है कि जेवर में स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मेरे सहयोगी पूछ रहे हैं, संदीप चौधरी जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो पूछ रहे हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है क्षेत्र के भीतर, तो क्या उन्नाव, क्या लखीमपुर खीरी, क्या हाथरस वो याद आता है? नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और रही विधायक की बात, विधायक एक अलग चीज है। सबसे पहले आदमी को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के नाम पे बहुत कुछ काम हुआ है। जब सुरक्षा है तो सब कुछ है, और सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और फिर युवा हमारे विधायक हैं, सोच युवाओं की है, युवाओं में और उनमें फर्क होता है। बात कर रहे हैं तो युवा भी है बहुत सारे, लेकिन युवाओं के बीच में एक मुद्दा बहुत रहता है कि रोजगार का। उनको जो इंडस्ट्रीज आती हैं, ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री आ रही है, बहुत सारा विकास होती है। जब बारिश होती है तो कीचड़ सब्जियां होती है साहब। थोड़ा युवाओं से भी बात कीजिए प्रशांत। तो 10 को नहीं मिलेगा, 2 को मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा। एक मूंगफली बेचने वाले को भी रोजगार मिलता है। आप युवा है, आप लोग युवा है, क्या लगता है कि जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर, मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आएगा, कई सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, लगता है रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काफी रोजगार मिलेगा। और क्या लगता है, मैं अब थोड़ा मैं इन लोगों से बात कर लीजिए प्रमोद जी, अगर आप भी बोलेंगे तो फिर अगली बार नेता बनके आप ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। चलिए बताइए। और नया विकास होगा और भी काफी विधायक। तो उम्मीदों के सहारे युवा दिख रहे हैं जेवर में भी, लेकिन अब आधी आबादी की भी बात कर लें, और आपको नोएडा जहां मैं हूं उसी इलाके में लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल है वहां पर। दिव्या, आधी आबादी की बात ना की जाए तो चर्चा कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं का रुख रवैया, उनके मुद्दे क्या हैं? जो आपने महिलाओं से बात की होंगी, वो क्या कह रही हैं नोएडा की? दिव्या, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ
संदीप जी एक बार अपना सवाल दोहराइए। मैं ये पूछ रहा था दिव्या कि आधी आबादी की बात ना की जाए तो चर्चा कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। जो नोएडा की महिलाएं हैं, चलिए ये शहरी इलाका है, लेकिन इन महिलाओं के सरोकार क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, किस बात पर वोट डाली जा रही है? संदीप बहुत स्पष्ट तरीके से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया यहाँ हुआ। क्योंकि जब हम वोटर्स के मन की बात टटोलते हैं, जब ग्राउंड में जाते हैं, तब हम बहुत अच्छे से टटोल पाते हैं, लेकिन जब हम आज मतदाता केंद्र के बाहर खड़े हैं, तब हमने जब वोटर्स के मन की बात टटोलनी चाहिए तो वो सीधा नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम फूलों की होली नहीं खेलते, हम लठमार होली खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात में भी कुछ ना कुछ जवाब था, और वो शख्स इस वक्त मेरे साथ हैं। आपके यहाँ लठमार होली होती है, तो इस बार जो है मुद्दे क्या हैं? मैम, इस बार एक तो सबसे पहला जो आम पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। और जैसे हम पिछले 5 साल से नोएडा के अंदर ये देख पा रहे हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जब लोकल में अगर कोई भी इंसिडेंट होता था और उस समय जब आम आदमी कोई भी कंप्लेन या 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाता था तो उसको आने में ही 20 से 30 मिनट, मतलब आधा पौन घंटा हो जाया करता था। पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल लेकिन महंगाई कोई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। यहाँ पे तो बड़े बड़े उद्योग भी हैं और हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, MNCs में भी काम करते हैं, लेकिन रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। आप भी एक युवा हैं। मैडम, हम और आप सब ये पब्लिक देख पा रहे हैं पिछले 3 साल से कोरोना जो वैश्विक महामारी इस पूरे संसार में आई है, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बड़े छोड़िए दिव्या, ये अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं बीजेपी के। हमें यहाँ पर तटस्थ बातें और मुद्दों पर अपना ध्यान लगाना होगा। राजीव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अहम मुद्दा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं जानते, बाहर से बैठे देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई किसानी एक बड़ा मुद्दा है। क्या किसान आंदोलन की कुछ गूंज या किसानों में नाराजगी अभी दिख रही है बीजेपी को लेकर, या किसान आंदोलन की जो वापसी हो गई, तीनों कानून जो निरस्त रद्द कर दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके चलते डैमेज कंट्रोल कर लिया है? राजीव, आपको आवाज आ रही है? प्रभाकर, अगर आप जवाब दें इस सवाल का। संदीप, इसके पहले जो हम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है, मैंने शहर की बात करी थी, मुजफ्फरनगर, हम करीब करीब वही इलाका है जहां पर किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा गूंज थी। और जैसा पहले सोचा जा रहा था, जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि किसानों में बहुत नाराजगी है, तो जो अब बातें समझ में आ रही है कि वो नाराजगी उस स्तर की नहीं दिख रही है। खासकर मैं जहां खड़ा हूं, हालांकि इसके पहले राजीव जी से बात हो रही थी तो वहां पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन जिस स्तर की नाराजगी दिख रही थी उस समय जब ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन, किसान आंदोलन बीजेपी को बुरी तरह प्रभावित करेगा, उस बुरी तरह की इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई मुझे समझ में आ रही है। लेकिन ये कहा जाए कि असर ही नहीं है, ये भी सही नहीं है। असर है, लेकिन उस असर को बहुत हद तक बीजेपी कम करने में कामयाब हो गई है। और वो इस तरह से कामयाबी मिली है कि जो बार बार कहा गया, कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति, तो इसको इतना उभारा गया और लोगों के मन में एक भय पैदा किया गया। एक बात और मैं कहूं, एक किसान से बात हो रही थी जो यहीं के हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे, उनसे मैं पूछा कि आपके लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम तो RLD के हैं, लेकिन अब तो ये साइकिल पर बैठ गए हैं। तो संदीप, इस संदेश को भी समझने की जरूरत है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस गठबंधन के खिलाफ हैं। वो RLD के वोटर हो सकते हैं, RLD को वोट देते, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। एक बड़ा फैक्टर है। तो इसको अगर सारी चीजों को अगर जोड़ें, समझें, तो मैं तो ये इस नतीजे पहुंचता हूं कि किसान आंदोलन का प्रभाव जितना था उस प्रभाव में कमी आई दिख रही है, और इसको कम करने में बीजेपी कामयाब होती हुई मुझे दिख रही है। प्रशांत, आपने क्या पाया है कैराना में जो 2013 के बाद
जो जात मुसलमान डिवाइड क्रिएट हो गई थी, वो खाई पाट ली है क्या समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन उसी पर बैंक कर रहा है, या वो खाई बरकरार है आज की तारीख में? देखिए कैराना की बात करें तो कैराना पर्टिकुलर कैराना में तो आपको ये खाई आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसका असर जो है मतदान पे भी पड़ेगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कैराना की अगर बात अगर आप कहेंगे पलायन को लेकर के कैराना को जोड़ेंगे तो शायद पलायन का मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में काम करता हो मुद्दा, लेकिन शायद कैराना में काम नहीं करता, क्योंकि आम जनजीवन से किसी से बात कीजिएगा तो ये नहीं मानने को तैयार है कि कैराना से पलायन कोई मुद्दा हकीकत में था। सियासी मुद्दा ज़रूर था। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, सब लोग ये मानते हैं, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ये मानते हैं कि बदमाशी होती थी जिसकी वजह से कुछ लोग यहाँ से छोड़ के गए। लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट अगर किया जाए कि कैराना एक ऐसी जगह है जहाँ से डर के मारे लोग भाग गए थे, ये कोई भी यहाँ पे स्वीकार नहीं करता है। ये ज़मीनी सच्चाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि पोलराइजेशन यहाँ पे एक मुद्दा है और ये हमें यहाँ पे दिखाई दे भी रहा है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि लड़ाई जो है यहाँ पे बहुत कांटे की है और नाहिद हसन जेल में है, तो और लगातार और मृगांका सिंह पूरा प्रचार की, उनके समर्थन में तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, तो बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कैराना में। लेकिन जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, जैसे कि किसान का मुद्दा, गन्ना का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सब मुद्दे जो है यहाँ पे आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं वो तो हैं, लेकिन किसान का मुद्दा, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका मुद्दा यहाँ पे उतनी गर्मजोशी के साथ कहीं किसी से बातचीत करने पे नहीं दिखाई दे रहा कि बिना पूछे हम पूछें वो ये बात को बोल दे कि हाँ ये हमारे लिए मुद्दा है। मुद्दा बिल्कुल ठीक बात है कि रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन बहुत सबसे एक स्वर में अगर किसी की आप बात सुनिएगा तो इस इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर के लोग जो है लोगों की एक राय, तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। लेकिन जेवर में आप कुछ युवाओं से बात कर रहे थे प्रशांत, उम्मीद जगी है उनमें। मैं प्रशांत गुप्ता की बात कर रहा हूं, प्रशांत गुप्ता को लेकर आइए स्क्रीन पर। प्रशांत की जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, रोजगार के अवसर होंगे, वो नो ब्रेनर है। तो उम्मीदों के सहारे ही युवा अभी उत्साहित है, या दरअसल जो 2 साल से कोरोना के चलते ही सही वो वैश्विक महामारी थी, पर जो बेरोजगारी का आलम बढ़ा, गरीबी रेखा से नीचे लोग गए, नौकरियां आपकी चली गई, तनख्वाहें घट गई, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या ये 2014 से बीजेपी के लिए वोट की उम्मीद कर रहे हैं और जनता के साथ जनता भी खरी उतर रही है, क्योंकि कामयाबी का मुद्दा, काम का मुद्दा सब कुछ बीजेपी के पास है। तो जनरल वीके सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए आराम से यार, क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप हेलमेट पहन लीजिए भाई, मुझे तो छोड़ो। अरे यार ये कार छोड़ो यार, किसका है भैया, किसका है? निकाल। अरे आओ। नोएडा से कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, इम्पोर्टेंट डे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगी वोटर्स? मैं अपने सभी नोएडा वासियों से यही कहना चाहूंगी कि जरूर घर के बाहर निकलें और वोट डालें। लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बहुत जरूरी है बनना, और आप लोगों ने बहुत लंबे समय इस 10 तारीख का इंतजार किया है। आप सभी लोग बदलाव चाहते हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग बाहर निकल के अपना वोट डालें। आज कितना अपनी जीत को आश्वस्त मानती हैं? चूंकि अगर इस इलाके की बात की जाए तो बीजेपी का दबदबा लगातार कायम रहा है, तो आज कितना कॉन्फिडेंस है?
देखिए, जितना मैं जनता के बीच रही हूं, हर जगह मैंने एक ही बात सुनी कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल पहले एक बाहरी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी यहां लाई, यहां विधायक बनाया और 5 साल वो व्यक्ति इस क्षेत्र में दिखे नहीं, यहां के कभी जनता के सुख दुख में नहीं दिखे, लोगों के आंदोलन में नहीं दिखे। और हर किसी का कहना है कि इस बार हमें ऐसा विधायक चाहिए जो स्थानीय हो और हमारे बीच में रहे। और पूरे नोएडा में इस बार जबरदस्त बदलाव की लहर है। इस शहर का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जर्जर हालत में है। यहाँ पूरे शहर में साफ पानी नहीं है, सीवर सिस्टम खराब है, नालियां खुली हुई हैं। तो पब्लिक सिस्टम को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करना, ये सभी मेरी प्राथमिकताएं हैं। तो मुद्दे बहुत जरूरी हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और अपने जो मतदान का आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि नोएडा में पिछली बार 50% से भी कम वोटिंग हुई थी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वोट जरूर डालें। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। और थोड़ा सा अभी हम कैराना, शामली, बागपत, बड़ौत, मेरठ, मुजफ्फरनगर की बहुत बातें कर रहे हैं। हमने जेवर की भी बात की। आपको कृष्णनगरी लिए चलते हैं, मथुरा, और वहां से बड़े नेता हैं बीजेपी के, युवा चेहरा हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, श्रीकांत शर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मथुरा में क्या मुद्दे बोलते दिख रहे हैं पल्लवी? देखिए संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी प्रत्याशी से बात करें, सब प्रत्याशी यही ताल ठोकते हैं कि भाई 100% हम ही आ रहे हैं। लेकिन ये तो जनता तय करती है और वो मतदान में दिख जाता है कि जिस तरीके से मतदान पड़ रहे हैं उससे लग रहा है कि धीरे धीरे जो पिक्चर आएगी वो थोड़ी बहुत क्लियर जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ देश की आधी आबादी है, यानी महिलाएं हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ, क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रखकर आप लोग चुनाव देखती हैं या फिर मत जब अपना इस्तेमाल करने आई हैं? नौकरी वोकरी किसी के लिए, घर में एक आध के लिए होनी चाहिए, परिवार में तो होनी चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले कम है, सब कमाने वाले कम हैं। और फिर सभी अब मेहनत करने, औरत भी जाती हैं, हम भी जाते हैं, कंपनी जाते हैं प्राइवेट। तो उतने पैसे मिल जा रहे हैं जिससे कि घर चल जाए? नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? गुजारा नहीं हो पा रहा ना, गुजारा नहीं हो रहा है। इतनी सारी महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना हमें भत्ता नहीं मिल रहा है। पल्लवी, आपकी माइक की आवाज नहीं आ रही है, कुछ साउंड में प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करते हैं। लेकिन आधी आबादी की आवाज, और ये साइलेंट वोटर होती हैं, औरतें मैदान में उतरकर नारेबाजी नहीं करती हैं, लेकिन वोट की कीमत उतनी ही होती है। तो ये आधी आबादी, इनकी आवाज बहुत अहम हो जाती है। और उन्हीं से बात कर रही थी पल्लवी। का ऑडियो ठीक हो जाएगा तो हम पल्लवी के पास जाते हैं। आधी आबादी को भी वक्त देना चाहिए और उनकी आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। लेकिन अलीगढ़ लिए चलते हैं आपको। ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी हैं। ऋषिकेश, अलीगढ़ में क्या कुछ मुद्दे हो रहे हैं? अलीगढ़ की बात आती है तो AMU यूनिवर्सिटी, जिन्ना, वो बयान उनकी गूंज है, या दरअसल जो मतदाता है वो अपने मुद्दों की बात करना चाह रहा है वोट डालने के जरिए? संदीप जी, देखिए, मैं अतरौली विधानसभा में हूं और जो मढ़ौली गांव है, कल्याण सिंह का जो पैतृक गांव है, हाँ। वहां पे थोड़ी देर पहले अब से संदीप सिंह जो यहां से विधायक हैं और कल्याण सिंह के नाती हैं, उनके पिता राजवीर सिंह एटा से बीजेपी के सांसद है, वो यहाँ पे मौजूद थे। और जो मुद्दे हैं वो अभी फिलहाल धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग हटकर जातिगत मुद्दे के आधार पर वोटिंग हो रही है। विधानसभा चूंकि अतरौली है और ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवार को लेकर के हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन उम्मीदवार को लेकर एक नाराजगी भी है उनके अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी, कि बहुत ऐसे मसले हैं जो जनता के बीच में जाने चाहिए थे उम्मीदवारों को लेकर, वो उस तरीके से वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन चूंकि वोट योगी जी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर मांगा जा रहा है, गुड गवर्नेंस के नाम पर मांगा जा रहा है। ये जरूर है, जब हमने पूछा कि क्या बगल में करहल है यहाँ से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर,
तो क्या अखिलेश यादव के लड़ने से प्रभाव हो गया? बगल में जाटलैंड है, खैर और इगलास, 2 ऐसी विधानसभा सीट है जिनका रास्ता चौधरी चरण सिंह के समय से रहा है और वहाँ काफ़ी निर्णायक माने जाते हैं। तो ये सवाल पूछा कि क्या वाकई जो जाट नाराज है, किसान आंदोलन यहाँ कोई मुद्दा है? इन सबसे इतर हटकर उनका सिर्फ एक ही था कि वो पिछले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। वो लगातार मुद्दों के आधार पर, गुड गवर्नेंस के आधार पर वोट मांग रहे हैं और जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो स्थानीय लेवल पर जो लोग हैं, अलग अलग विधानसभा में जो हम लोग घूम रहे हैं, उसमें अब भी मुद्दे लोकल स्तर पर हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी बातें कोई अब तक देखने को नहीं मिल रही। तो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं दिख रहा है ऋषिकेश। लेकिन एक चीज बताइए ऋषिकेश, एक सेकंड, एक चीज बताइए, अतरौली में क्योंकि आप हैं और ये कल्याण सिंह का गढ़ है और कल्याण सिंह की स्मृति भी अब लगातार याद करा रही है बीजेपी, और वो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता थे। और इस चुनाव में हमने देखा है 1 महीना पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह, तमाम जो मंत्री जो छोड़कर गए योगी सरकार को, वो ये कहकर कि गरीबों की, पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। तो क्या यहां पर पिछड़ा वर्ग, जिसमें एक जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कर पाई थी 2017 में, तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष होते थे, कोई चेहरा नहीं था, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग बरकरार है या पिछड़े वर्ग में आप कुछ आशंकाएं, कुछ टूटन भी देख पा रहे? संदीप जी देखिए, जो 2017 का सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी का था वो निश्चित तौर पर कमोबेश इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। देखिए, कोशिश की गई थी सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर कि करहल से बघेल को चुनाव लड़ाया गया। एसपी बघेल हैं, मंत्री भी रहे, सांसद भी आगरा से। लेकिन जिस अतरौली में मैं मौजूद हूं, बघेलों की निर्णायक संख्या है, तकरीबन 25 से 30 हजार वोटर हैं और इसके ठीक बगल की जो सीट है खैर, वहां से समाजवादी पार्टी ने उनके ही बिरादरी को उम्मीदवार बनाया है। तो एक तो सोशल इंजीनियरिंग में सेंध यहाँ है, वो कितना असर होगा ये देखने वाली बात है। दूसरा, त्रिकोणीय मुकाबला था। पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी को इसी अतरौली पे 49,000 वोट आए थे और जो वीरेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जो आरएलडी से गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, उन्हें 70,000 के आसपास आए थे। इस बार बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो उनके अपने समर्थक है, वो उनसे थोड़ा अलग हटते दिख रहे हैं। वो किनके तरफ जा रहे हैं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग 2017 में, 2019 में, 2014 में बीजेपी के पास जो 39.3% वोट परसेंट था उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित तौर पर उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा बिखराव है। उसकी वजह यह है कि स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं, स्थानीय उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी भी लोगों की है। बहुत सारे ऐसे टिकट थे जिनका कटना था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उनका टिकट कंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये भी एक मुद्दे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, जो प्रयोग है खास करके आगरा और अलीगढ़ और मथुरा के बीच में, क्योंकि जो 2 सीटें हैं इगलास और खैर, दोनों जाट बहुल है, जाट तकरीबन 1 लाख के आसपास वहाँ वोटर हैं। वहाँ पे प्रयोग के तौर पर किया जा रहा स्थानीय का मुद्दा है और बाहरी का मुद्दा है। तो ये थोड़ा और जब समय बीतेगा और कुछ वोटर और जब घर से निकलकर बाहर निकलेंगे, तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या जाट बिरादरी को लेकर, जिनके साथ जाट उनके होंगे ठाठ, अब तक 19 तक ठाठ थी बीजेपी की, क्या इस बार उसमें विभेद है? क्योंकि अब तक जो रुझान है, जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें बंटवारा दिख रहा है। बहुत सारे वर्ग है वो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो गुड गवर्नेंस की भी बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर सोशल इंजीनियरिंग तो बड़ा रोमांचक मुकाबला है, अलग अलग जगह है। और क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे भी हावी होते दिखाई देते हैं। लेकिन महिलाओं के सरोकार और जिस तरह का हमारा समाज है और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पल्लवी हम रहते हैं, महिलाओं की आवाज बड़ी कम सुनाई देती है जी। तो ये महिला और एक पुराना एक तरीका है, आप बिहार से आती हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहाँ पर कि भाई घर के मर्द ने जो कह दिया, महिला भेड़ चाल में वैसे ही वोट डालने लगी। अब वो बदलता दिख रहा है। महिला अपने मुद्दे क्या बढ़ चढ़ कर बता रही हैं, जैसा बता रही थी आपको? बिल्कुल माकूल प्रश्न किया है संदीप जी। देखिए, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार हमने जब महिलाओं से बात की, खास करके सुदूर इलाकों में जिसको हम गांव कहते हैं,
वहां पहले जो हालात हुआ करते थे कि महिलाओं से अगर बात करें तो वो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती थी या दबे स्वर में कहती थी। लेकिन इस बार कई इलाकों में मैं गई, लेकिन वहां मुखर तौर पर महिलाएं बोलती नजर आई। और इसलिए आज मतदान केंद्र पर भी जब मैं एंटर कर रही थी तो ये गांव की महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करने लगी, उनको रोका मैंने कि मैं आपसे बात करूंगी। ये रुकी और ये बात करने के लिए रुकने के साथ साथ मुद्दों पर भी चर्चा करने लगी कि देखिए ये समस्या है, ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो दिख रहा है और ये बदलाव कितना राजनीति में अंतर जो दिखेगा वो समय के साथ पता लगेगा। लेकिन फिलहाल वोट दे आई। हाँ, वोट दिया है। इसका मतलब समझती हैं क्या होता है? एक वोट से सरकार गिरा सकते हैं और गिर सकती है और ऊपर भी उठ सकती है। ऐसे सरकार जीत जाएगी एक वोट से और नीचे भी गिर जाएगी, हार जाएगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, घर में तो पुरुष वगैरह घर सब में होंगे, वो लोग जहाँ वोट देते हैं वहीं वोट दे देती हो या फिर अपने से सोच के देती हो? नहीं, अपने सोच के, अपनी मर्जी से देते हैं हम वोट। अगर मान लो पति ने कहा कि नहीं कांग्रेस को दे दो, नहीं बीजेपी को दे दो, तो तुम क्या करोगे फिर? नहीं, पति कुछ नहीं मन होगा वहीं देंगे हम वोट। जहाँ मन होगा वहाँ दोगी? हाँ। डांटनी पड़ेगी? डांट क्यों पड़ेगी? डांट नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। और पहले समय में तो जो दादी वादी जो भी कहती थी वही सुन लेते थे लोग। पहले का समय अलग था मैडम, अब का समय अलग है। अब तो बहुत इतना वो हो गया, आगे इतनी तरक्की हो गई है। तो मानती हो कि महिलाओं का विकास हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो महिलाओं का विकास हो रहा है। अच्छा, तो अभी जब मतदान हो रहा है तो तुम लोगों के लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है, बताओ? ये सब महंगाई और जो कम है, मतलब महंगाई ज्यादा है वो कम होनी चाहिए। और जो वो मतलब जो सिलेंडर है जो मतलब सब महंगे हैं, मतलब वो कम पैसे का होने चाहिए। अच्छा, मतलब सिलेंडर जो मिल रहे हैं वो महंगे हो गए हैं, तो भैया वो थोड़ा सा कम हो जाए। और क्या पता अच्छा, मजदूरी मतलब लाइट बिल है जे सभी महंगाई का वो है, मतलब ये मतलब कम हो रही है। अच्छा, घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना महंगा हो जाता है तो। अच्छा, एक बात बताओ, सुरक्षा की बात करते हैं यहाँ पर कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत अच्छी हो गई है। आप महिला हो, जब घर से बाहर निकलती हो या फिर कहीं जाती हो, तो पहले की स्थिति में और आपकी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव दिखता है कि फिर वही लगता है कि नहीं वही हालात है जो पहले हुआ करते थे? बताओ। पहले छेड़खानी ज्यादा होती थी या अब होती है? कब क्या लगता? पहले ज्यादा होती थी, अब इतनी नहीं होती है। इतनी नहीं होती है? हाँ, उसमें बदलाव दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बदलाव दिख रहा है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं जो वादे कर रही हैं उन पर खड़ी उतर जाए। अच्छा, जो सरकार वादे करे उस पर खड़ी उतरे। और क्या, जब हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप जी ये स्वर सुनिए, जो इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं, और जाहिर तौर पर इतनी अब महिला जो है मुखर हो रही है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी दिखेगा। हाँ, कहाँ हवा बहती दिख रही है इस बार? हाँ, हवा की तो तुम्हें मालूम है ना, हर बार की यही मतलब वो है। हाँ, वोट दिया? दे दिया। हाँ। क्या सोचा रखा है दिमाग में कि क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? हमें तो सबसे जरूरी इस काम मेहनत की है। मेहनत भी नहीं है इस टाइम, महंगाई आसमान को छू रही है। बताओ, बच्चन के स्कूल वगैरह सब बंद करा रखे हैं, बच्चन की मट्टी कूट रखी है। और फीस भी ले रहे होंगे स्कूल में? क्यों, फीस क्यों ना लेते? सब लेते। तो महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो ना? महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। कौन कंट्रोल? गरीब आदमी अब यही करेंगे, जो सरकार मतलब सरकार करेगी और कौन करेगा? तुम्हें किससे उम्मीद है, किस सरकार से उम्मीद लग रही है, किस पार्टी से उम्मीद लग रही है? मैं इस बात के बारे में नहीं। अच्छा, आप सब गुप्त रखेंगे? चलिए, गुप्त में और गुप्त रखना भी चाहिए। पल्लवी, ऐसा सवाल ही मत पूछिए कि किसको वोट डाल रही है। और ये वोटर, मैं इनके लिए ताली बजाना चाहूंगा, महिलाओं के लिए। अब वो कांग्रेस कहती रहे, उन्होंने नारा बुलंद किया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर मथुरा की इन महिलाओं के लिए मैं सही में ताली बजाना चाहूंगा कि वो अपनी बातें बेबाकी से रख रही हैं। घर के मर्द अब उनको तय नहीं करवा रहे हैं कि किसके लिए वोट डाल दिया, कि भेड़ चाल में चली गई, घर के मुखिया ने बता दिया वहां बटन दबाना है, वैसा नहीं दबा रही हैं और अपनी बात खुलकर कह रही हैं। लेकिन अभी शामली चलते हैं। शामली भी बहुत चर्चा में रहा है। शामली को भी शिमला बनाने की बात की गई है और शामली से सटा थाना भवन इलाका भी है, जहां से अभी कुछ प्रशांत कह रहे हैं। प्रशांत, कोई खास बात? हाँ जी संदीप, मैं इसलिए आपको हाथ हिला रहा हूं कि मृगांका सिंह पहुंची अपना वोट देने, और उनसे बात करते हैं कि अभी कई जगह घूम के भी आ रही हो। मृगांका जी, आपने वोट देने जा रही है, दे क्या गई? अभी मैं देने जा रही हूँ। कुछ पत्रकार बंधु बाहर भी थे
तो उनसे संवाद कर रही थी। तो आज सुबह कहाँ कहाँ घूमी, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? मैं करीब 7-8 जगह पहुंची हूं अभी सुबह, और बहुत ही उत्साहित समर्थन देखने को मिला है और लोग संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और चाहते हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2022 में उनको समर्थन दे। तो वैसे किस मुद्दे को लेकर के आपको लगता है कि पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी? क्योंकि यहाँ पलायन का मुद्दा आपके बड़े नेताओं ने उठा जमीनी हकीकत शायद वैसे आम आदमी कहता है वैसा नहीं है, आपस में भाईचारा है। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी या किसी और को भी सपोर्ट करेगी? देखिए, जो बेहतर व्यवस्थाएं रही हैं पिछले 5 वर्ष में 2017 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में बनी है, जनता ने स्वीकारा है कि अगर उनकी कोई चिंता करती है और उनके जीवन को बेहतर कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, क्योंकि इस सरकार की सोच ईमानदार है और काम असरदार करके दिखाया है। ठीक है, तो संदीप, सुना आपने मृगांका सिंह कह रही सरकार की सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसी मुद्दे को लेकर के ये मुद्दा बनेगा, पब्लिक इस पर सपोर्ट करेगी। तो ये मृगांका सिंह, ये तो दावे उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार तो ताल ठोकेंगे ही और दावे इरादे अपने हिसाब से वो उनका इजहार भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। 58 सीटों पर हमारे 58 रिपोर्टर मौजूद हैं। अभी तक हमने 7-8 सीटों पर बात की है और सीटों पर भी आपको लिए चलेंगे। मेरे सहयोगी सुकेश भी अब स्टूडियो आ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।